नमस्कार। इस वीडियो में आप सबका वेलकम है। इस वीडियो के अंदर हम सजीव जगत में विविधता कक्षा 6 विज्ञान का पाठ 2 है जिज्ञासा नई किताब, उसके अभ्यास प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, यहाँ दो प्रकार के बीज दिए गए हैं, आप इन पौधों की जड़ों व शिराविन्यास में क्या अंतर पाते हैं। तो पहला बीज दे रखा है गेहूँ का, दूसरा है राजमा का। तो गेहूँ की बात करें, गेहूँ में जकड़ा जड़ होती है जो तने के आधार से गुच्छे के रूप में निकलती है और मिट्टी में ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है ना। ये जड़ होती है, इसमें गुच्छे के रूप में जड़ें होती है और ज़्यादा गहराई में नहीं होती। पत्ती में शिराविन्यास तो समांतर शिराविन्यास होता है, इसमें शिराएं एक दूसरे के समांतर चलती है और पत्ती के किनारे तक पहुंचती है, यानी समांतर शिराविन्यास पाया जाता है गेहूं में ऐसे। ठीक है, इस प्रकार होता है। राजमा की बात करें तो जड़ मूसला जड़ होती है। इस प्रणाली में एक मुख्य जड़ होती है जिसमें कई पार्श्व जड़ें निकलती है। जैसे एक जड़ ये तना है तो इसकी ऐसे जड़ निकलेगी, एक मुख्य जड़ होगी, इसके बहुत सारी ऐसे जड़ें निकलेगी। ठीक है। और पत्ती में शिराविन्यास तो जाली का शिराविन्यास होता है, शिराएं मध्य शिरा से निकलकर जाल तक फैलती है। जैसे पिंपल की पत्ती होती है वैसे लगभग होती है। जैसे ये एक मध्य शिरा है और ऐसे जाल की तरह शिराएं निकलती है मध्य शिरा से, तो ये होता है जालिकावत शिराविन्यास। प्रश्न 2 है, नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए, उनके आवास के आधार पर समूह बनाए। चिन्हांकित खंड क में जलीय जंतु, खंड ख में आप थलीय जंतु रख सकते हैं। ग में दोनों आवास में रहने वाले जंतु के नाम लिखिए। जंतु है घोड़ा, डॉल्फिन, यानी आपका एक ऐसा चित्र बना रखा है वो, ठीक है ना, गोला सा, एक यहाँ है एक ऐसा, तो क यहाँ रखने हैं, ख यहाँ रखने और ग यहाँ रखने हैं। ठीक है, तो इस तरह रखने हैं। तो समूह क में जलीय जंतु आएंगे, तो डॉल्फिन और व्हेल आ जाएंगे। ये 10 जंतुओं के नाम है, ठीक है ना, ये घोड़ा, डॉल्फिन, मेंढक, मगरमच्छ, भेड़। तो समूह ख में स्थलीय जंतु यहाँ रखने हैं हमें, तो यहाँ जाएंगे घोड़ा, केंचुआ, कबूतर, भेड़, गिलहरी। समूह ग में उभयचर जंतु आएंगे जो जमीन और पानी दोनों में पाए जाते हैं, जैसे कछुआ, मेंढक और मगरमच्छ। अगला प्रश्न है, मनु की माँ एक शाक वाटिका यानी किचन गार्डन है कि एक यानी उसके पास एक किचन गार्डन है। वह एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया मूली एक प्रकार की जड़ है। मूली को सावधानीपूर्वक देखिए और लिखिए कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधों की पत्तियों में आपकी किस प्रकार का शिराविन्यास दिखाई देता है। तो मूली की जड़ होती है वो होती है संशोधित मुख्य जड़ होती है, मॉडिफाइड टेप रूट होती है। टेप रूट होती है लेकिन थोड़ी संशोधित होती है। यह संग्राही जड़ के रूप में विकसित होती है जहाँ भोजन मुख्यतः स्टार्च शर्करा संग्रहित होता है। और मूली की जड़ का प्रकार विशेष रूप से शंक्वाकार माना जाता है, ऊपर से मोटी और नीचे से पतली। ठीक है। और मूली की पत्ती का शिराविन्यास देखें तो इसकी पत्तियों में जालिका जन्य शिराविन्यास जालिका रूपी पाया जाता है। मुख्य शिरा से पार्श्व शिराएं निकलकर जाल बनाती है ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ये मुख्य, फिर ये जालिकावत निकलती है। चौथा प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाए जाने वाली बकरी के चित्र दिए गए, इनके बीच समानता बताने में क्या क्या समानता है, क्या क्या अंतर है, साथ ही बताना है कि जो अंतर है उनके कारण क्या है। यानी समानता बतानी, अंतर बताना और अंतर के कारण बताना। समानता देखिए, दोनों स्तनधारी है बकरियाँ, दोनों जुगाली करने वाली पशु है, दोनों शाकाहारी भोजन खाती है, दोनों दूध देती है जिसे दूध के लिए इन बकरियों को पाला जाता है। इसके अलावा सामाजिक व्यवहार व झुंड में रहने की प्रवृत्ति समान है। ये 5 समानताएं हैं इनकी, यानी स्तनधारी है, जुगाली करती है, शाकाहारी भोजन खाती है, दूध देती है और झुंड में रहने वाली है। असमानताओं की बात करें तो शरीर संरचना पर्वतीय बकरी की मजबूत, ठोस, भारी होती है जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए उपयुक्त है। मैदानों की बकरी शरीर पतला, हल्का होता है और समतल पर भूमि के चलने के लिए ठीक ठाक। खुर की बात करें, चौड़े, कठोर व खुरदरे होते हैं, जबकि मैदानी इलाकों की बकरी के लिए अपेक्षाकृत पतले व सामान्य मैदानों के दौड़ने के लिए पतले खुर होते हैं। बाल ऊन की बात करें तो घने लंबे बाल होते हैं जो ठंड से बचाते हैं, जबकि मैदानी बकरियां छोटे व हल्के बाल होते हैं जो गर्म जलवायु में गर्मी लगती है, ज़्यादा बड़े बाल चाहिए भी नहीं। सींग की बात करें तो लंबे व मुड़े हुए होते हैं, जबकि इनके सीधे व छोटे होते हैं। अनुकूलन की बात करें तो ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन व ठंडे वातावरण के लिए अनुकूलित है, जितने भी लक्षण है कि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है, जबकि यहाँ पर सामान्य ऑक्सीजन होती है। O2 स्तर व गर्म जलवायु के लिए अनुकूलित है। अब इनके असमानताओं के कारण क्या है, भौगोलिक परिस्थितियाँ। पर्वतीय क्षेत्र ठंडा, खुरदरा व पथरीला होता है, जबकि मैदानी समतल व गर्म। यानी जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, ऊंचे पहाड़ क्या होते हैं, वो पथरीला होता है, ठंड ज़्यादा होती है, ठीक है, चलने में दिक्कत होती है, जबकि मैदान समतल होता है और गर्म होता है। इसके अलावा जलवायु, पर्वतों पर अधिक ठंड होने से वहाँ की बकरियाँ की ऊन मोटी होती है, शरीर मजबूत होता है ताकि उससे ठंड से बचा जा सके। आहार, पहाड़ों में कठोर झाड़ियाँ होती है और घास कम उपलब्ध होती है, झाड़ियाँ सारी कठोर होती है, ठीक है ना, पत्थर की तरह मोटी होती है, इसलिए उनके जबड़े कठोर होते हैं, जबकि पाचन के रूप में जबड़े व पाचन के रूप में कठोर होता है ना, शरीर कठोर होता है। और मैदानों में घास पर्याप्त होती है, कोमल होती है, उसी के अनुसार सामान्य पाचन की प्रक्रिया पाई जाती है। इसके बाद गतिशीलता की बात करें, पहाड़ों पर चढ़ने उतरने के लिए मजबूत पैर व चौड़े खुर विकसित होते हैं,
जबकि मैदान की बकरियों में तेज दौड़ने के लिए हल्के खुर या पतले पैर विकसित हुए। 5वां प्रश्न है, पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाए। गाय, कॉकरोच, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टीडा और छिपकली। तो उड़ने वाले और न उड़ने वाले के रूप में बना सकते हैं। उड़ने वाले हो गए कबूतर, टिड्डा, चमगादड़, कॉकरोच। न उड़ने वाले जंतु हो जाएंगे कछुआ, व्हेल, गाय, छिपकली और मछली। तो उड़ने वाले और न उड़ने वाले बना सकते हैं इनमें, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न में। तो जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्यों द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है ना। हम अपनी आवश्यकताओं की सुविधाओं के लिए वन काट रहे हैं। ये हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित करता है, आपके विचार से इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं, यानी वनों की कटाई से क्या प्रभाव होता है और उसका निदान कैसे कर सकते हैं बच्चों, ये बताना है। तो वनों की कटाई का प्रभाव, मृदा अपरदन में भूमि उर्वरता में कमी, यानी मृदा अपरदन ज़्यादा होगा, भूमि कट कर जाएगी और भूमि की जो पोषण है वो कम हो जाएगा। वर्षा चक्र व जलवायु असंतुलन, यानी कभी ज़्यादा गर्मी, कभी ज़्यादा बरसात, कभी कम बरसात, ये सब होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, धरती का तापमान बढ़ेगा। जैव विविधता का ह्रास होगा, प्रजातियां हैं, जंतु जीव है वो विलुप्त हो जाएंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। तो बाढ़, सूखा हुआ जल स्रोतों की कमी, कभी बाढ़ ज़्यादा, कभी कम, कभी सूखा, कभी पानी के स्रोत कम, ये सब होता रहेगा। आदिवासी व वन आधारित जीवन प्रभावित होगा, बहुत सारे आदिवासी जो जंगल में रहेंगे उनका जीवन भी प्रभावित होगा। तो वन की कटाई का समाधान क्या हो सकता है? वृक्षारोपण या पुनर्वनीकरण, दोबारा पेड़ लगाओ। अवैध कटाई रोकने हेतु कठोर कानून बनाना चाहिए। लकड़ी के स्थान पर वैकल्पिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा व जागरूकता फैलानी चाहिए। सतत विकास की नीतियाँ अपनानी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं पेड़ों को बचाने के लिए, पूरी दुनिया में करते हैं, तो उनका पालन करना चाहिए। अब आता है फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट एक पौधा है, क्या इसमें पत्तियाँ मिलती है? हाँ। क्या इसमें ये पौधा है? हाँ। क्या इसमें पत्तियाँ मिलती है? हमने कहा हाँ। क्या इसमें जालिका रूपी शिराविन्यास है? हाँ। तो क में आएंगे, नहीं है तो ख में आएंगे। तो जालिका रूपी शिराविन्यास वाले पौधे कौन कौन से हैं? चना, सरसों, आम, ये क में आ जाएंगे। और बिना जालिका रूपी शिराविन्यास वाले पौधे जैसे मक्का, गेहूँ, घास, ये ख में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 8वां प्रश्न है, राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है? तो इसका उत्तर देखते हैं। यानी एक दोस्त है, अपने मित्र से कहता है कि गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय को इसके तर्क देने का नहीं है, झाड़ी नहीं है, कुछ प्रश्न पूछने हैं, झाड़ी है तो है क्यों, तो कौन से प्रश्न है वो पूछ सकता है? तो वो पूछ सकता है क्या गुड़हल का पौधा भूमि से कई तनों के रूप में उगता है? क्या इसके तने पतले, कठोर और लकड़ीदार होते हैं? क्या यह पौधा पेड़ की तरह बहुत ऊंचा नहीं होता, झाड़ी नीचे होती है? तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। क्या इसमें पेड़ों की तरह मुख्य तना स्पष्ट रूप से नहीं दिखता? तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब 9वां प्रश्न है, तालिका में कुछ आंकड़े देंगे, आंकड़ों के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए। तो समूह क्या है? द्विबीज का प्रकार है द्विबीजपत्री, ठीक है। थोड़ा ये नीचे रह गया, त्रि यहाँ पर आ गया, द्विबीजपत्री यहाँ जाएगा, ठीक है। टाइपिंग में जड़ है, मूसला जड़ है, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे गुलाब है, आम है, गाजर है, चना है। और ख में एक बीजपत्री है, इसमें जड़ झगड़ा होगी। और उदाहरण ये सारणी आपकी बनाई हुई है, सिर्फ ये उदाहरण नहीं दिए हुए, उदाहरण आपको बढ़ना है। और गुलाब, आम, गाजर, चना आ जाएंगे एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री में। और एक बीजपत्री में आ जाएंगे उदाहरण घास, गेहूँ, मक्का। अब ये पूछा है कि समूह के पौधों में और क्या समानता है? तो समूह के पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास सब में सेम पाया जाता है, क्योंकि द्विबीजपत्री जितने पौधे हैं उनमें मूसला जड़ होती है और जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। ख समूह ख के पौधों में न घास, गेहूँ, मक्का में क्या समानता है? तो इनमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है पत्तियों में, ये इनमें समान है। और इनमें आम, गाजर, चना में जालिका रूपी शिराविन्यास है, ठीक है। अब 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में बतख के नामांकित भाग को देखें। बतख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? बतख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम होगी? चित्र दे रखा है, बतख में झिल्ली युक्त पंजे दिखा रखे हैं और ये पक्षी अनेक कबूतर दिखा रखा है। तो उत्तर इसमें भिन्नता क्या है? बतख के पंजों के उंगलियों के बीच झिल्ली पाई जाती है, जबकि अन्य अधिकांश पक्षियों में झिल्ली नहीं होती है ना। इसके पक्षियों में इसके झिल्ली पाई जाती है पैरों में, ये इसका अंतर है, ठीक है। चित्र में दिख ही रहा है, चित्र में देखकर ही बताना था। तो इसकी उपयोग क्या है? इस झिल्ली की मदद से बतख पानी में तैरने में सक्षम होती है, जबकि अन्य पक्षी नहीं तैर सकते। ये पंजे पानी को चप्पू की तरह चलाते हैं, जिससे बतख आसानी से तैर पाती है। चप्पू क्या होता है? नाव होती है, नाव। नाव में वो डंडा सा होता है ना, नाव को पानी पीछे धकेलने के लिए नाव आगे चलती है, उसको चप्पू कहते हैं। तो ये जो क्या पंजा क्या चप्पू की तरह काम आता है।
ठीक है। तो इससे वो क्या पानी में आसानी से तैर पाती है। तो ये थे बच्चों इस पार्ट के प्रश्न उत्तर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।